हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और आज मैं करने वाला हूँ डोमिनार 400 का ओनरशिप रिव्यू, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में होगा कि भाई रिव्यूज़ तो देख लेते हो बट उसमें सिर्फ बाइक की स्पेसिफिकेशन बताते हैं, पावर बताते हैं, बट ओनरशिप रिव्यू में आपको पता चलता है कि एक्चुअल क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं रियल लाइफ में उस बाइक को ओन करने में, और कितना खर्चा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम छोटी मोटी आ रही है, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या आपको चेंज करने की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें इसमें बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो भाई, ये आपकी डोमिनार खड़ी हुई है 400 सीसी की, और साथ में खड़े हैं हमारे प्रियांशु भाई। तो इन्हीं की अब डोमिनार 400 बाइक है। तो पहले तो मिल लेते हैं भाई। और भाई क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, अपने बताइए। तो एकदम मस्त। तो सबसे पहले तो ये बताइए, डोमिनार लिए हुए कितना टाइम हो गया? भाई 2 जनवरी को लिया था, 2024। 2 जनवरी 2024। इस समय चल रहा है नवंबर, तो ऑलमोस्ट 10 महीने तो हो ही गए हैं। हाँ। है ना? तो 10 महीने हो गए। कितना चला लियो अभी तक आप? ये 8000 कुछ चल चुकी है। 8000 चल चुकी है। एक बार मीटर ऑन करके दिखा देते हैं हमारे दर्शकों को। यहाँ पर तो भाई देखो, ये है मीटर, और 8231 किलोमीटर चल चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा चल चुका है। और अभी तक कहीं गए हो इससे थोड़ा लंबा उम्बा को? लंबा नहीं, खाली पेपर देने गए थे। कहाँ पर? बाराबंकी बस। बाराबंकी? मतलब ज़्यादातर आप सिटी में चलाते हो और थोड़े बहुत प्लानिंग कर रहे हैं 100-150 किलोमीटर चले जाते हो? प्लानिंग कर रहे हैं जाने की। ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ऑन रोड कितने की पड़ी आपको? ये ऑन रोड 2,80,000 2,80,000 के आसपास की पड़ी आपको? 80-82 के आसपास पड़ी है। तो 3 लाख रुपए के बजट में और भी बाइक्स आती हैं आपकी। RTR 310 आ जाती है, RR 310 भी 3 लाख तक आ ही जाएगी, 3 लाख 3, 10, 20 तक। हाँ। जिस टाइम आपने ली थी उस टाइम पे ट्रायम्फ की स्पीड 400 भी आ रही थी आपकी। ठीक है। तो और भी कुछ ऑप्शंस थे, आपने ये डोमिनारी क्यों चुनी? भाई डोमिनार इसलिए चुनी क्योंकि हमें इस गाड़ी से क्या वो एडवेंचर करने में ज़्यादा मतलब मेरा मन करता है, और इस गाड़ी से हमें लद्दाख ले जाना है। मतलब आपका मन है कि इससे टूर करें, अच्छा खासा टूर करें जी। और कोई बाइक आपने सोची थी? और कोई बाइक R1 सोची थी, फिर R1 भी मन से हट गई। R15 जी, उसके बाद से यही गाड़ी दिल में आ गई है तब से। ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि सर्विस कितनी हो चुकी है अभी तक इसकी? ये सेकंड सर्विस हो चुकी, थर्ड सर्विस होने वाली है। सेकंड सर्विस हो चुकी है, थर्ड सर्विस होने वाली है। मतलब 5-5 हज़ार पे आपको सर्विस करानी होती है इस बाइक की? हाँ, 10,000 पे होगी। थर्ड सर्विस 10,000 पे होगी। पहले आपने 750-1,000 पे कराई होगी, दूसरी 5,000 पे कराई होगी, तीसरी अब 10,000 पे कराओगे। तो 5,000 किलोमीटर का इंटरवल है। तीसरी के बाद आप 15,000 पे कराओगे। तो पहली सर्विस में कितना खर्चा आया था? पहली सर्विस में 2500-2600 के आसपास आया था। 2500-2600 रुपये का खर्चा आया था इसमें। तो 3 लाख रुपए की भाई देख लो, 3 लाख रुपए की बाइक है, और 2500-2600 रुपये इसकी सर्विस पे खर्चा आता है। दूसरी सर्विस 1,000 के आसपास। 1,000 रुपये जी, 1,000-1,500 ऐसे आया था। उसमें आपने ये इंजन ऑयल नहीं चेंज कराया था? इंजन ऑयल नहीं चेंज हुआ था दूसरी सर्विस में? नहीं। अच्छा, तो दूसरी सर्विस में इंजन ऑयल भी नहीं चेंज हुआ था? तो कंपनी रिकमेंड भी नहीं बोला कि करना है इंजन ऑयल चेंज? उसने बोला कि थर्ड सर्विस पे होगा। थर्ड सर्विस होगा। अच्छा, अभी जल्दी चेंज हुआ था इसलिए। जी। तो भाई ये चीज़ और अच्छी बात है। दूसरी सर्विस में देख लो, इतनी महंगी बाइक और आपका 1400-1500 रुपये में आपका निपट गया काम। और तीसरी सर्विस अब आएगी तो वो भी एक बार बना लिया जाएगा कि कितना खर्चा आने वाला है। 3,000 के आसपास ही आएगा, 3,000 रुपये ऊपर नहीं जाएगा। चलिए सही है। तो सर्विसिंग में थोड़ा फ्री रहता है ना, तो थोड़ा कम आता है। अब जब सर्विस फ्री वाला हट जाएगा उसके बाद तब देखते हैं कितना आता है। आपकी हाइट कितनी होगी? मेरी हाइट होगी 5 पॉइंट कुछ होगी। 5.5 होगी। 5.5 होगी। एक बार डोमिनार पे आप बैठ के दिखाओगे? चलिए बैठ के दिखा देता हूँ। बस देख लो, दोनों पैर, एक पैर तो पहुंच रहा है, दूसरा पैर रखिए उस साइड। तो अगर आप देख पा रहे हो कि ऑलमोस्ट दोनों पैर आ जा रहे हैं। थोड़ा सा आपका एड़ी उठी हुई है, बट स्टिल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी तक आपको इसको चलाने में कोई प्रॉब्लम हुई कि ऊंची बाइक है या भारी बाइक है? क्योंकि भारी बाइक में आती है डोमिनार। शुरू में दिक्कत आई थी चलाने में, जैसे मोड़ने ओड़ने में, हैंडल में दिक्कत आती थी। अब दिक्कत कुछ नहीं आती है, तो अब समझिए हाथ में सेट हो गई है। अब दिक्कत बस एक चीज़ है, बस आवाज़ करती रहती है। आवाज़ कहाँ से करती है? चैन टाइट करो ढीली हो जाती है। हाँ। यही दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं। जैसे इंजन से आवाज़ आती है किर 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 किर, बस ये 2-3 ही आवाज़ आती हैं, जो फिर बार जाना पड़ता है सर्विस सेंटर से। तो सर्विस सेंटर में आप जाते हो तो क्या बोलते हैं वो लोग? बोलते हैं कि चैन ढीली है इसलिए आवाज़ आती है। वो चैन टाइट कर देते हैं, उसके बाद आवाज़ ठीक हो जाती है। फिर कहीं से बोल्ट टाइट कर देते हैं, बोल्ट ढीली जल्दी हो जाते हैं इसके। 2-3 बार तो मैं टाइट कर चुका हूँ बोल्ट इसके। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें कि आपकी ये चैन वैन जल्दी ढीली हो जा रही है। भीड़ में अगर हीट बहुत ज़्यादा करती है। हीट बहुत ज़्यादा करती है। अगर 5 मिनट भी कोई इंसान अगर जाम में लेके खड़ा हो जाए, पक जाएगा।
तो भाई इंजन तो इसका देखिए ये है आपका रेडिएटर ग्रिल लगी हुई है और लिक्विड कूल इंजन आता है आपका। DOHC इंजन है बजाज का 373 सीसी का, 40 PS की पावर और 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो बड़ा इंजन है, थोड़ा हीट बनता है इसका करना, बट स्टिल ये चीज़ जस्टिफाई नहीं करती कि भाई चैन बार बार आपको टाइट करानी पड़ रही है। थोड़ा सा आदमी इससे थोड़ा सा होता है ना कि टाइम का इशू ज़्यादा रहता है भाई, 20-30 रुपये लगता है चैन टाइट कराने में बाहर, तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। बट मेन रहता होगा टाइम का ना कि बार बार जाना पड़ता है, आवाज़ आती है तो चलाते समय थोड़ा सा दिमाग जो है ना घूमता है, खासकर जाम में। हाँ, जब हाईवे पे चलती है तब नहीं दिक्कत आती है, तब तो खिंचती रहती है। बस ये है कि जब जाम में फंसते हो ना, जब आवाज़ आती है, जब गाड़ी आगे बढ़ाओ, जैसे अभी गाड़ी का थोड़ा अभी चैन सही कराना है, तो जैसे अभी जो पहला गेयर लगाओ तो आवाज़ कर रही है, खट से आवाज़ आती है, फिर दूसरा गेयर लगाओ फिर खट खट आवाज़ आती है, ये बहुत दिक्कत करती है। अच्छा, एक प्रॉब्लम और होती है, अगर आप चैन जो है, अगर आपकी गाड़ी की चैन बार बार ढीली हो रही है और अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो इसका स्प्रॉकेट जो होता है ना वो जल्दी जल्दी खराब होना शुरू हो जाता है, तो ये खर्चा आपको बढ़ जाता है। तो ये यार बजाज की, मतलब मैं ये बोलूँगा कि बजाज की जो ज़्यादातर बाइक्स है ना उसमें ये प्रॉब्लम है कि इस पॉकेट से बहुत आवाज़ आती है, चैन बहुत जल्दी ढीली हो जाती है। ये बजाज को अपनी जो चैन बनाने की क्वालिटी है ना उस पर कुछ करना पड़ेगा कि भाई इस तरह से चैन बनाएं या स्विंग आर्म इस तरह से डिज़ाइन करें या सेटिंग चैन और इस पॉकेट की ऐसी करें कि इतनी जल्दी आपको चैन बार बार टाइट कराने की जरूरत नहीं पड़े। एटलीस्ट सर्विस कराए हो तो एटलीस्ट मतलब महीना 2 महीना तो भाई चेंज करने की ज़रूरत ना ही पड़े 10-15 दिन में आपको चेंज करानी पड़ जा रही है। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम इस बाइक में? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, चलती बढ़िया है, आराम से चला रहे हैं। हैंडल के इशू? हैंडल में अब इशू कोई नहीं लगता है, भैया है कि थोड़ा जाम में भारीपन लगता है बस, उसके अलावा कोई इशू नहीं लगता है। ठीक है। सस्पेंशन इसके कैसे हैं? अगर आपको ब्रेकेट वैकेट पे कभी खराब रोडों पे चला रहे हो, खड़ंजे पे चला रहे हो, तो क्या झटके ज़्यादा लगते हैं, कम लगते हैं, कैसा होता है? चलाने वाले पे तो नहीं, मेरे को तो नहीं पता चलता, जो पीछे बैठता है उसको हल्के फुल्के लगते हैं, मतलब मुश्किल से मुश्किल नहीं लगते हैं। नहीं लगते, मतलब राइडर के लिए भी और पिलियन के लिए बैठने वाले के लिए भी आराम है, क्योंकि अच्छी गाड़ी है, सीट्स पे भी आराम है। तो आप देख लो भाई, चौड़ी सीटें हैं और स्प्लिट सीट है, बट पीछे वाली सीट में भी काफ़ी जगह है और ये भी आपका लगा हुआ है, तो कंफर्ट का ध्यान दिया गया है। पीछे आपका ये टॉप बॉक्स लगाने की जगह दे रखी है, यहाँ पे आपका क्रैश गार्ड लगा हुआ है, इंजन गार्ड लगा हुआ है, ये आप देख लो नकल प्रोटेक्टर्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे विंडशील्ड लगी हुई है। तो जैसा कि बोला जाता है कि टूरर है, तो टूरर के हिसाब से कंफर्ट का काफ़ी ध्यान रखा गया है, आराम का मामला है। आप बाराबंकी गए तो कोई दिक्कत तो हुई नहीं होगी? कुछ नहीं होती, जल्दी पहुंच गए थे। अच्छा, माइलेज कितना देती है ये? भाई शुरू में तो जब लाए थे तब 18 की दे रही थी। हाँ। इस टाइम तो 22-21 का दे रही है। हाँ। हाईवे पे 25 निकाल देती है। हाईवे पे 25 दे देती है, लोकल में 20-21 ऐसे दे रही है। थोड़ा खींच के चलाते हो आप? हाँ। तो भाई साहब खूब खींच के चलाते हैं, तो 20-22 का थोड़ा खींच के चलाते हैं, तो 20-22 का माइलेज आपको सिटी में मिल रहा है और 25-26 का आपको हाईवे पे। तो भाई देख लो, ये माइलेज आपको मिल रहा है। और बाकी क्वालिटी का इशू आपको कभी कुछ ऐसा लगा हैंडल वैंडल में वाइब्रेशंस या फिर ऐसा कुछ? हाँ, थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा बहुत हैंडल में वाइब्रेशन है। जब हाईवे पे चलाओ तब नहीं इतना पता चलता है, जैसे सिटी में लोकल में जैसे नॉर्मली वाले हाईवे पे चलाओ तो वाइब्रेशन करती है गाड़ी, थोड़ी वाइब्रेशन करती है आपकी। तो ये है कि थोड़ा सा वाइब्रेशन का भी इशू है इसके अंदर। अच्छा, टायर्स का कैसा है? अभी तो मुझे लगता है स्टॉक टायर लगे हुए हैं जो कंपनी के साथ मिलोगे, अभी आपने टायर तो चेंज कराए नहीं होंगे। तो बारिश वारिश में आपको लगता है कि हाँ ब्रेक मारोगे गाड़ी रुक जाएगी, स्लिप नहीं करेगी, कोई दिक्कत आती है? नहीं करती है। तो मतलब टायर आपको सेटिस्फाई हो टायर से, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेक कैसे हैं इसके? ब्रेक शुरू में तो थोड़े कम लगते थे, ये कि अब जब कंपनी में दिखाया 1-2 बार मैंने कंप्लेन किया, उसके बाद सबसे सही चल रही है और ब्रेक भी सही लगते हैं। तो भाई बाइब्रेक के ब्रेक लगे हैं, माइट भी ब्लीडिंग वीडिंग का प्रॉब्लम रहा होगा, उन्होंने ब्रेक ब्लीडिंग करा दी होगी। और डिस्क प्लेट का साइज़ भी बड़ा है, 320 mm का है। और पीछे की तरफ अगर मैं आपको ले चलता हूँ तो आप देख लो, पीछे की तरफ भी आपको प्रॉपर डिस्क प्लेट दिख जाते हैं और यहाँ पे भी आपको बाइब्रेक के डिस्क कैलिपर मिल जाएंगे। पीछे की तरफ आपका सिंगल पिस्टन डिस्क कैलिपर लगा हुआ है। और फ्रंट में भी एक बार मैं देख लेता हूँ, कहाँ गया फ्रंट का ब्रेक, तो ये लगा हुआ है। तो फ्रंट में आपका 4 पिस्टन डिस्क कैलिपर लगा हुआ है, तो फ्रंट में 4 पिस्टन है, पीछे सिंगल पिस्टन है। और बाइक ब्रेक है तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, जैसा कि आप बता रहे हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई ब्रेक में। तो ये चीज़ें हैं। ग्राउंड क्लियरेंस का आप बताओ, भारी गाड़ी है और नीचे का आप देखो ग्राउंड क्लियरेंस, तो क्या कभी ऐसा लगता है कि स्पीड ब्रेकर वेकर में दिक्कत आती है, टकरा जाती है? कभी नहीं ऐसा हुआ, अभी तक नहीं हुआ। सिटी में आपको कभी ग्राउंड क्लियरेंस की प्रॉब्लम नहीं हुई? तो ये चीज़ अच्छा है। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक एल्युमिनियम की
या स्टील की प्लेट भी नीचे लगी हुई है इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और साइड में ये तो आपका प्लास्टिक है, बट ये आपका मेटल का है, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल चीज़ें तो इन्होंने सारी दे दी है बजाज ने, थोड़ा सा क्वालिटी इशू है। एक चीज़ और कमी है, जैसे इतनी महंगी बाइक है, हाँ। तो हैजार्ड तो बनता है ना इसमें। अच्छा, हज़ार्ड लाइट नहीं है इसके हैजार्ड अंदर? लाइट मैंने अलग से लगवाया है। कहाँ लगा रखा आपने? ये है। ये तो भाई ये देख लो। तो भाई बजाज और आपका बजाज एंड कंपनी की ये थोड़ा सा है। NS 400 जो नई आई है उसमें हज़ार्ड लाइट आपकी उसमें है। और डोमिनार को थोड़े भाई अपग्रेड की ज़रूरत है। हज़ार्ड लाइट मुझे लगता है ना एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हिट करती है, कि स्पेशली ऐसी बाइक जिसको आपको पहाड़ों पे ले जाना है, ट्रैवल करना है, अच्छा, उसमें आपकी हज़ार्ड लाइट इनबिल्ट होनी चाहिए। क्योंकि भाई फिर बाहर जाके लगवाना पड़ता है, कपलर वपलर सेट करवाने पड़ते हैं, थोड़ा सा डर तो लगता है कि नई गाड़ी है भाई, वो तार वार काट दे, कुछ कर दे। नहीं, इसमें प्लग अलग, वो तो प्लग जो प्लग जॉइंट वाला होता है। हाँ। ये मैंने लोकल वाले नहीं लगवाए इसमें। तो ये चीज़ है। तो भाई ये था। और आप मुझे बताओ, आपने 3 लाख रुपए लगभग खर्च कर दिए इसके ऊपर, 1 साल हो गया है। हाँ, 1 साल आप होने वाला क्या है। किसी और बंदे को गाड़ी रिकमेंड करोगे, या फिर बोलोगे कि नहीं ये नहीं कोई दूसरी ले लो? नहीं, मैं तो बोलूँगा कि अगर जिसको मन है लेने के लिए बिल्कुल ले। 100%। हाँ। ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है आपको? नहीं, खुश हमको हो तो चलाने में मज़ा आ रही है। बस वो थोड़ा सा इशू आपको जो आ रहा है कि एक हज़ार्ड लाइट थोड़ा देना चाहिए था। और मेन इशू आपको लगता है कि थोड़ा सा इसका जो मतलब चेन वेन है और नट बोल्ट से जो आवाज़ आती है वो ढीले जल्दी हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम थी, थोड़ी हीटिंग की थोड़ी इशू है बस, और थोड़ा सा हीटिंग का इशू है। बाकी बजट आपने बता दिया कि भाई सस्ते में आपकी सर्विस हो जा रही है बाइक। माइलेज, थोड़ा सा माइलेज का भी इशू है कम। भाई एक चीज़ बताइए, 400 सीसी बाइक में 3 लाख के बजट में कोई गाड़ी दे रहा है? NS को छोड़ के, NS की जब NS नहीं थी उसके पहले ये गाड़ी नहीं थी, उस बजट में कोई गाड़ी नहीं थी डोमिनार के अलावा। तो हमें 400 सीसी चाहिए थी, और इससे अच्छी गाड़ी हमें कोई दिखी नहीं, तो इसीलिए हमें इस पर जाना अच्छा लगा हमें। ठीक है। तो भाई ये था आपका ओनरशिप रिव्यू। और बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोग को डोमिनार जो है वो कैसी लगती है। और ये थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स इसमें आइडेंटिफाई हुई हैं, और थोड़ी बहुत क्या काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी हैं इसमें, प्लस पॉइंट भी है। तो इसी के साथ ये व्लॉग इन करते हैं। सोशल मीडिया हैंडल मेरा यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ राइड हार्ड राइड सेफ। दिस इज़ राम सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ। कीप बीइंग ऑसम।